Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Mahalwari system. So it's a land revenue system under the British. So हम देखेंगे what are the factors responsible for the emergence of the Mahalwari system. जबकि जो ब्रिटिश इंडिया के मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में जो परमानेंट सेटलमेंट था वो प्रिवलेंट था. फिर हम देखेंगे what are the theories and the practices of the Mahalwari system. हम later देखेंगे इसका impact. So let's start with the aggressive policies of the Lord Wellesley. Okay. So जो एग्रेसिव पॉलिसीज थी ऑफ द लॉर्ड वेलेस्ले इट लीड टू दी उन्होंने लार्ज टेरिटोरियल गेन्स प्रोवाइड किए टू द ब्रिटिश इंडिया को. ओके, टू द ब्रिटिश स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया. ठीक है, और इन बिटवीन द ईयर 1801 टू 1806. और लेटर ये जो एरिया था, ये एरिया केम टू बी कॉल्ड द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस. ओके, इनिशियली जो ब्रिटिश ने प्लान किया था कि हम यहाँ पे कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, जो बंगाल पैटर्न में जो परमानेंट सेटलमेंट था वो करते हैं. लेकिन जो वेलेस्ले थे उन्होंने ऑर्डर किया अपने ऑफिशियल्स को, लोकल ऑफिशियल्स को, टू मेक द सेटलमेंट. आप सेटलमेंट करो जाके विद द जमींदार से, अगर वो हो सके. ठीक है, जमींदार से सेटलमेंट करो वेर एवर दे कुड, प्रोवाइडेड क्या उनकी टर्म्स होनी चाहिए, दे एग्रीड टू पे हाई लैंड रेवेन्यू. अगर वो हाई लैंड रेवेन्यू को पे करने के लिए मान जाते हैं तो आप उनसे सेटलमेंट कर लो. ठीक है, ओनली इफ अगर जमींदार रिफ्यूज कर देता है कि पे करने से, कि जितना स्टेट बता रहा है लैंड रेवेन्यू को पे करने के लिए वो इनसफिशिएंट है, वो बहुत ज़्यादा है, और नहीं कर पाएगा, देन ओनली जमींदार कुड नॉट बी फाउंड, देन ओनली जो सेटलमेंट है वो आप मेड करो बाय द विलेज बाय विलेज. देन ओनली आप सेटलमेंट मेड करो बाय द विलेज बाय विलेज, बाय गिविंग द प्रेफरेंस. आप फिर किसको प्रेफरेंस दो, फिर आप मुकद्दम्स को प्रेफरेंस दो. ठीक है, और दी परदौन्स को प्रेफरेंस दो, और एनी रिस्पेक्टेबल रियात को आप प्रेफरेंस दो ऑफ द विलेज. अल्टीमेटली द सेटलमेंट वॉज टू बी मेड परमानेंट एज इन द बंगाल. परमानेंट मेड किया गया, जो कि ऑल्टर नहीं हो सकता था. बट इन ए मीन टाइम एवरी एफर्ट वॉज मेड, हर एफर्ट लगाया जाता था, ऑल दो कि परमानेंट था, बट हर एफर्ट लगाया जाता था टू एनलार्ज द रेवेन्यू कलेक्शंस. ठीक है, अगर हम थोड़ा फैक्ट से देखें, जो डिमांड थी ऑफ द लैंड रेवेन्यू बाय द ब्रिटिश और बाय द स्टेट ऑफ 1803 टू 4 जो था वो था ₹188 lakhs. ठीक है, ये रेवेन्यू 1817 टू 1818 ये रेवेन्यू हो गया अमाउंट 290 lakhs. तो अब देखो आप कितना इंक्रीज कर दिया इन्होंने, ऑल दो ये परमानेंट था कि ये फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन तब भी ये हुआ. सो अब ये जब इनॉर्मस इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली वो रेसिस्टेंस तो होगा ही होगा. सो रेसिस्टेंस कहाँ से आता था, फ्रॉम द मैनी बिग जमींदार से. वो तो अपोज करेंगे. जब आपने फिक्स कर दिया है और फिर आप उसको ज़्यादा मांग रहे हो तो अल्टीमेटली जो उनका जो मीन्स जो प्रॉफिट है ज़मींदार का वो कहीं ना कहीं कम होगा, ज़मींदार का अलॉन्ग विद द राजास का, जो कि ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट थे इन द अर्लियर पीरियड बिफोर जो एग्रेसिव जो पॉलिसीज थी ऑफ द लॉर्ड वेलेस्ले, जिन्होंने लास्ट टेरिटोरियल गेन्स दिलाए थे इसमें. फिर उससे पहले क्या थे, वो इंडिपेंडेंट थे इन द अर्ली पीरियड. अच्छा, मैनी ऑफ देम वर देयरफॉर ड्रिवन ऑफ. जब वो पे नहीं कर पाए तो उन्हें क्या किया जाएगा, सो दे वर ड्रिवन ऑफ देयर लैंड्स, उनको उनकी लैंड से हटा दिया जाएगा बाय दिस न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, इन अदर केसेस जो अगर ओल्ड जमींदार्स हैं, ठीक है, जो ओल्ड जमींदार्स हैं, जो पहले पे करते थे लेकिन अब पे नहीं कर पा रहे थे, तो वो क्या करेंगे, नॉट पे द अमाउंट डिमांडेड. तो उनके जो स्टेट्स होते थे, जो उनके पास जो प्रॉपर्टीज होती थी, उनको क्या कर दिया जाता था, दे वर सोल्ड टू गवर्नमेंट. उनको गवर्नमेंट को सोल्ड कर दिया जाता था. इंक्रीजिंगली देयरफॉर इट बिकेम नेसेसरी हो गया टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द विलेज. अब ये सारी अनसर्टिनिटीज आ रही हैं, जमींदार तो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. ओके, अब ये नेसेसरी हो गया टू कलेक्ट, आप रेवेन्यू कलेक्ट करो फ्रॉम द विलेज डायरेक्टली थ्रू द प्रधान, जो भी विलेज का हेड है, प्रधान और द मुकद्दम,
और द हेडमैन, ठीक है। सो इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो वर्ड यूज किया जाता था फॉर द फिस्कल यूनिट वॉज, जो फिस्कल यूनिट के लिए वर्ड यूज होता था उसको कहते थे महल। एंड द विलेज वाइज जो असेसमेंट होता था देयरफॉर केम टू बी कॉल्ड द महलवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट। सो ये क्वाइट पॉसिबल था फॉर द वन पर्सन टू होल्ड अ नंबर ऑफ द विलेजेस, सो दैट जो मैनी बिग जमींदार थे दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। फर्दरमोर जो ऐसे बंगाल में था, सो जो कंफ्यूजन था और जो कोअर्शन था दैट वाज अकम्पेनीड द कलेक्शंस ऑफ द वेरी हाई और वेरी हैवी लैंड टैक्स क्रिएटेड काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर दी थी उसने फॉर द लोकल ऑफिशियल्स के लिए, ओके। और यही रीज़न था जो कि लार्ज एरियाज ऑफ द लैंड वर लीगली एक्वायर्ड बाय देम इन द अर्लियर ईयर्स। मीनवाइल क्या हुआ, सो गवर्नर ने क्या फाउंड किया, ये जो एक्सपेंडिचर्स है जो उनका एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट फाउंड जो उनका एक्सपेंडिचर है वो हमेशा एक्सीड कर जाता था उनके रेवेन्यू से। लेट्स से उनका एक्सपेंडिचर 100 रुपीज़ है और उनका जो रेवेन्यू जो उनकी अर्निंग है वो 80 रुपीज़ है, तो ऑब्वियसली ऑफशूट हो जाएगा 20 का। सो इसीलिए जो आइडिया ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट था वो परमानेंटली ड्रॉप किया गया, ठीक है। कि अगर हमने एक बार लैंड रेवेन्यू परमानेंट कर दिया तो हम उसको बार बार बढ़ा नहीं कर पाएंगे, और अगर इनकेस अगर हम उसको बढ़ाते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली तो क्या होगा, वो हमें रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड काफ़ी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, जैसे हमने देखा था कि सम सॉर्ट ऑफ करप्शन भी आ जाएगा, ओके। और जो लोकल ऑफिशियल्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी उनको, ठीक है, जो हैवी टैक्स लैंड कलेक्ट करने की, लेकिन अल्टीमेटली जो एज ए ब्रिटिश एम्पायर एज ए होल है उनको प्रॉफिट ना होके इन सब चीज़ों को हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी द महलवारी थ्योरी एंड प्रैक्टिस। महलवारी थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सो इन 1819 एक इंग्लिश ऑफिशियल्स थे, 1819 एन इंग्लिश ऑफिशियल, और उनका नाम क्या था, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। उन्होंने डेवलप करी थी थ्योरी कि जो तालुकदार्स थे एंड जमींदार्स दे वर ओरिजिनली अपॉइंटेड बाय द स्टेट, ठीक है। उनको ओरिजिनली अपॉइंट किया था स्टेट ने, ओके। सो जो रियल ओनर्स ऑफ द विलेजेस हैं वर द जमींदार, और जो रियल ओनर्स हैं विलेजेस के वो कौन है, जमींदार्स हैं, जो कि वहाँ पे रहते हैं, who lived in them और constituted the village community, जो village community के पार्ट हैं। At the same times he also argued that जो rights हैं और जो payments हैं it should be clearly established, जो rights हैं उनके और जो payments उनको made करने हैं, ठीक है, वो उन्हें clearly establish कर लिए जाए with the help of the सर्वे, एक सर्वे प्रोवाइड किया जाए जिसमें सब चीज़ें उनको बता दी जाए। अच्छा, उनका जो ये आइडिया था ये एक्सेप्ट कर लिया गया और एक लॉ बन गया जो कि है रेगुलेशन 7th ऑफ 1822। अब ये जो आ गया, अब इसमें क्या हुआ, दिस रिक्वायर्ड, अब गवर्नमेंट को एक रिक्वायरमेंट आई, दिस रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट ऑफिशियल शुड रिकॉर्ड, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं एज पर दिस लॉ टू रिकॉर्ड ऑल द राइट्स ऑफ द कल्टिवेटर्स, जमींदार्स एंड द अदर, उनको राइट कल्टिवेटर्स के रिकॉर्ड करने होंगे, जमींदार्स के या कोई भी अदर जो अथॉरिटी है, ठीक है। एंड ऑल्सो फिक्स द अमाउंट, अब आपको अमाउंट भी फिक्स कर देना होगा जो कि पेबल होगा एवरी पीस ऑफ द लैंड, ठीक है। सो जो गवर्नर जनरल का ऑर्डर था उसमें क्या लिखा हुआ था, जो गवर्नर जनरल का जो ऑर्डर था
मतलब उसको हम अगर ऐसे पढ़ेंगे, इट सीम्स नेसेसरी टू एंटर ऑन द टास्क of fixing in detail the rate of the rent along with the mode of payments current in each villages, और जो कि एप्लीकेबल होगा ईच फील्ड एंड एनीथिंग, कुछ भी अगर इससे कम हुआ, एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दिस मस्ट बी रिगार्डेड एज अ वेरी इम्परफेक्ट सेटलमेंट्स। ये गवर्नर जनरल ऑर्डर्स के में लिखा था कि ये नेसेसरी है कि आप फिक्स करो जो रेट्स ऑफ द रेंट है, क्या क्या मोड होगा पेमेंट का करेंट इन दी ईच एवरी विलेजेस में, और ये एप्लीकेबल होगा ईच फील्ड में, और अगर इससे कुछ भी कम होता है ये कैसे रिगार्ड किया जाएगा, एज अ वेरी इम्परफेक्ट सेटलमेंट। अच्छा, ये तो हो गया थ्योरी। क्या ये प्रैक्टिस में पॉसिबल था? ठीक है, क्या ये प्रैक्टिस में पॉसिबल था? नो, दिस प्रूव्ड इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट, इट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। ओके, सो बिकॉज जो कैलकुलेशंस जो मेड होता था, जो कैलकुलेशंस जो बोला गया था कि आप उसको कैलकुलेशंस करो, ठीक है, वो इनएक्यूरेट होगा, एंड जो कलेक्टर्स थे इन एनी केसेस स्लैंटेड दैम सो एज टू इंक्रीज द रेवेन्यू ड्यू टू द गवर्नमेंट। जो कलेक्टर्स थे वो हर कोशिश करते थे कि अपना मीन्स जो रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो है। ओके, सो फार फ्रॉम फेवरिंग द विलेज कम्युनिटीज, ये जो महलवारी था, दे इवन रूइंड देम बाय इम्पोजिंग द इम्पॉसिबल टैक्स असेसमेंट। वो ऐसा टैक्स असेसमेंट करते थे कि हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही फायदा हो, और कहीं भी जो महलवारी सेटलमेंट जो कि इन थ्योरी में लिखा गया था ऐसा कुछ नहीं था। इवन दे रूइंड देम बाय इम्पोजिंग द इम्पॉसिबल टैक्स असेसमेंट, इनएक्यूरेट था, और इम्पोजिंग द इम्पॉसिबल टैक्स असेसमेंट। फिर लेटर 1833 में क्या हुआ, ये डिसाइड किया गया जो डिटेल एफर्ट्स हम करते थे, ठीक है, जो कि लॉज में लिखा हुआ था, ये जो एफर्ट्स थे दैट इज टू रेगुलेट्स ऑल राइट्स एंड पेमेंट्स, उसको छोड़ दो, दैट इज द गिवन अप। उसकी जगह पे एक रफ और एक रेडीमेड एस्टिमेट्स बनाया जाए, और व्हाट द विलेज, जो विलेज पे करेगा टू द स्टेट, दैट इज जो विलेज पे करेगा टू द स्टेट, और ये एडिक्वेट होना चाहिए, ठीक है। और ये जो एस्टिमेट है, ठीक है, इन लेटर ईयर दीज एस्टिमेट्स गाइडेड बाय, ये जो एस्टिमेट था ये गाइडेड बाय द रेंट जो कि पेड करते थे टीनेंट्स ऑफ विलेज, टीनेंट्स ऑफ विलेज लैंड्स के जो होते थे, जो ओनर्स को पे करते थे, ये उस पर गाइडेड होगा। फ्रॉम दीज रेंट्स जो सेटलमेंट ऑफिसर होगा वो कैलकुलेट करेगा थ्योरेटिकल अमाउंट दैट ऑल द लैंड्स ऑफ द विलेज और द महल वुड यील्ड। ओके, देन सम पार्ट अल्टीमेटली जो था उस बेसिस पे 50% मीन्स ऑलमोस्ट और बेसिकली द हाफ of this would have to be paid to the government। इतना high land revenue, 50% to be paid to the government। so all these ये जो calculations होती थी it involved a large amount of guesswork। ठीक है, आपने जो बेसिकली जो पहले बोला, जो लॉज में बोला कि आप प्रॉपर सर्वे करोगे, असेसमेंट करोगे, वो तो आपको उसने छोड़ दिया, आपने को वो तो हुआ नहीं आपसे, तब आप क्या कर रहे हो। सो ये जो सिस्टम आपने असाइन किया, ये जो सिस्टम आपने डिज़ाइन किया, इसमें इट कैलकुलेशंस इन्वॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस वर्क, जिस वजह से यहाँ के जो लैंड रेवेन्यू के होते थे उनको मीन्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रोड्यूस एज अ लैंड रेवेन्यू पेड टू द गवर्नमेंट। एंड नॉट सरप्राइजिंगली ये जो गैसेस थे इट टेंडेड टू बी ऑन द हाई साइड, इंक्रीजिंग द अमाउंट टू बी पेड टू द स्टेट। एक तो ये आपने एस्टिमेट जो था कैलकुलेशंस करी ऑन द बेसिस ऑफ जो कि रेंट पेड करते थे टीनेंट्स ऑफ द विलेज लैंड्स टू द ओनर्स को, और उसके भी बावजूद भी आप उसको ऐसे पोर्ट्रे करते थे, ऐसे असेस करते थे, गैस वर्क भी ऐसा करते थे कि ये फर्दर और इंक्रीज हो जाए टू द अमाउंट्स जो कि स्टेट को पेड किया जाता था। ओके, नाउ दिस इज अबाउट द मालवारी थ्योरी इन द प्रैक्टिस। लेट्स सी इट्स इफेक्ट।
what are the effects of Mahalwari settlement? Now the first one is, so जो अर्ली इफेक्ट है, जो एरिया है, द एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिग तालुकदार्स वर रिड्यूस्ड. एरिया अंडर द बिग तालुकदार्स क्या हुए, ये काफी हद तक रिड्यूस्ड हो गए. सो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, दे मेड द डायरेक्ट सेटलमेंट विद द विलेज जमींदार्स एज फॉर एज पॉसिबल. ठीक है, एंड इवन सपोर्टेड देम इन द लॉ कोर्ट्स. जबकि जो तालुकदार थे, दे ब्रॉट द सूट अगेंस्ट था. ठीक है, तो कैसे तालुकदार्स का जो एरिया अंडर कंट्रोल था वो रिड्यूस हुआ. जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने डायरेक्ट सेटलमेंट कर लिया उनको तालुकदार्स को छोड़ के विलेज जमींदार्स के साथ, जहाँ से ज़्यादा हो सकता था. और वो उनको सपोर्ट भी करते थे इन द लॉ कोर्ट्स, क्योंकि तालुकदार्स का अगर जो एरिया जो है कंट्रोल कम आ रहा है तो वो लॉ सूट फाइल करेगा. तो ब्रिटिशर्स उनको सपोर्ट भी करते थे अगेंस्ट तालुकदार्स हु ब्रॉट द सूट अगेंस्ट दम. बट जो सो कॉल्ड जो विलेज जमींदार्स थे, दे वर सपोर्टेड ओनली बिकॉज इट वॉज प्लान्ड. क्योंकि ये प्लान था कि टू एक्सट्रैक्ट द हाईएस्ट पॉसिबल रेवेन्यू फ्रॉम दम. तो ठीक है, आप एक तरफ अगर जमींदार को सपोर्ट कर रहे हो अगेंस्ट द तालुकदार्स, ठीक है, तो आप फ्री में तो करोगे नहीं, स्पेशली द ब्रिटिश. तो उसके पीछे उनका क्या चीज़ था, इसका क्या इंटरेस्ट था, तो उनका ये था कि टू एक्सट्रैक्ट आप उनको कर दो और वो उनको रहने दो एज ए लैंड रेवेन्यू. क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था कि दे प्रोवाइड और दे विल बेसिकली गिवन द हाईएस्ट पॉसिबल लैंड रेवेन्यू टू स्टेट और टू ब्रिटिश. highest possible land revenue to the state. Okay, at the same time they were freed from the talukdar claims only to subject them to the full measures of the government taxation. ठीक है, सो जो तालुकदार थे वो उनके अंडर में जमींदार थे और उनसे ये भी कहा जाता था, भाई साहब हम आपको तभी फ्री करेंगे जब आप हमें ये कहोगे, फुल एश्योर करोगे कि जो आपका भी जितना भी लैंड रेवेन्यू हुआ है आप फुल पे करोगे उसको, और जितने भी गवर्नमेंट टैक्सेशन है सारे उसको करोगे, तभी हम आपको फ्री करेंगे, अदरवाइज नो. सो इसका रिजल्ट क्या हुआ? द रिजल्ट इज दैट इट ruined द विलेज जमींदार को ruined कर दिया इस सिस्टम ने. ठीक है, सो एज पर द वन ऑफिसर जो रिपोर्ट करते हैं दैट इन मैनी विलेजेस ऑफ द अलीगढ़ के विलेजेस में जो जमा था और द लैंड रेवेन्यू था उसको इतना हाई रखा जाता था, इट वॉज टू हैवी, in which the मजदूगार्स जो और the revenue जो पेयर्स हैं they have lost all the hope. वो सब अपनी मीन्स जो भी उनका सोच के रखा था उन्होंने कि हम इम्प्रूव करेंगे अपनी कंडीशन को, वो तो आप भूल ही जाओ. ठीक है, इवन तो बियरिंग अप अगेंस्ट द बर्डन इम्पोज्ड ऑन देम, अब सर ड्यू टू विच उसको मीन्स पे करने के लिए उनको डेप्ट लेना पड़ता था and utterly incapable of making any arrangements for differing their areas. ठीक है, अगर मीन्स उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो देना ही देना है कहीं से, सो इवन उनको डेप्ट लेके भी देना पड़ता था. ये कंपल्शन था कि आपको लैंड रेवेन्यू तो पे करना ही करना है, अदरवाइज हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे जो लॉ सूट्स फाइल किए तालुकदार्स ने, और आप फ्रीड भी नहीं होगे. तो रिजल्ट ऑफ क्या हुआ? द रिजल्ट ऑफ दिस सिचुएशन वाज दैट जो लार्ज एरियाज ऑफ द लैंड है इट बिगेन टू पास इनटू द हैंड ऑफ द मनी लैंडर्स. ठीक है, जो लैंड्स थी वो पास हो गई फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द जमींदार्स टू द मनी लैंडर्स एंड द मर्चेंट्स who ousted the old cultivating proprietors और reduced them to tenant at will. भाई साहब जब आपने किसी से पैसे लिए हैं, इवन इट डजेंट मैटर आपने गवर्नमेंट को पे करने के लिए दिए हैं, लेकिन आपने तो डेप्ट लिया है ना मनी लेंडर से, और आपकी कोई ऐसी कंडीशन तो है नहीं इतना हाई लैंड रेवेन्यू पे करोगे कि आप अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर पाओ या इवन कुछ सरप्लस कर पाओ. तो क्या रिजल्ट होगा? डेफिनेटली जो है जो भी ओल्ड प्रॉपराइटर्स थे वो क्या है मीन्स कम होते जाएंगे. एट द सेम टाइम्स रिड्यूस देम टू द टीनेंट एट विल. पहले आप उसको जमींदार थे, अब वहीं पे एक मजदूर की तरह आप हो जाओगे, टीनेंट एट विल हो जाओगे. ठीक है, सो दिस अकर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द मोर कमर्शलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट, और ये वहाँ ज़्यादा विटनेस हुआ जो कि डिस्ट्रिक्ट्स मोर कमर्शलाइज थी. वेयर जो लैंड रेवेन्यू था जो कमर्शलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स थी, बिकॉज वहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू था डिमांड वॉज पुश टू द हाइएस्ट लेवल, where the landowners suffered most acutely from the business collapse and the export
depressions after the 1833. एंड बाय द 1840s आते आते इट वॉज ये अनकॉमन नहीं था टू फाइंड दैट नो बायर्स कुड बी फाउंड टू टेक लैंड दैट वॉज बीइंग सोल्ड फॉर द एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू. कोई भी बायर्स ही नहीं मिलता था टू बाय लैंड, जो कि खरीद सके लैंड जो कि जो एरियर्स हो जाते थे उसके चक्कर में बेची गई है. बिकॉज सबको पता था इतना हाई लैंड रेवेन्यू देने के बाद इधर आप डेप्ट लोगे तो आप मनी लेंडर्स के उसमें चंगुल में आ जाओगे और अल्टीमेटली आपको सब प्रॉपर्टाइटर्स सब छोड़नी होगी और टीनेंट बन जाओगे आप. ऑन द अदर हैंड अगर नहीं पे करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करोगे टू द ब्रिटिशर्स एज वेल एज द मनी लेंडर्स. ओके, सो एज इन द मद्रास प्रेसिडेंसी, सो द टैक्स इन दिस केसेस वाज सो हाई दैट द बायर्स कुड नॉट इवन एक्सपेक्ट टू मेक एनी प्रॉफिट फ्रॉम द परचेस. ये हर जगह का है, अगर मद्रास प्रेसिडेंसी में भी देखें वहाँ पे भी यही कंडीशन थी. सो ओवरऑल जो मालवारी सिस्टम था इट ब्रॉट impoverishment and widespread dispossessions of the cultivating communities in the northern India or the North India in the year 1830s to 1840s. और इनका जो रिसेंटमेंट था दे एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द पॉपुलर अपराइजिंग दैट इज द फेमस 1857. So in that year the villagers along with the talukdars all over the northern India drove off the government officials. वो इतना परेशान हो चुके थे उनसे कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा. सो सारे विलेजर्स during 1857 along with the talukdars all over the northern India drove off the, भाई साहब उन्हें भगा के गवर्नमेंट को मारा है, सॉरी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को. they even destroy the courts along with the official records. जब ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं होंगे तो आप किस बेसिस पे क्लेम करोगे. सबसे पहले उनका ये रहता था कि ऑफिशियल रिकॉर्ड मिल जाए उसको जला दें, जो भी पेपर्स हैं जो मनी लैंडर से उन्होंने डेप्ट लिया है उसके पेपर्स मिल जाएं, ठीक है. एंड इजेक्टेड द न्यू ऑक्शन परचेजेस फ्रॉम द विलेजेस. सो दिस इज ऑल अबाउट द मालवारी सेटलमेंट. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ गुड डे.